करता हूँ, फिर रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मेरी व्हाइट स्क्रीन आपको विजिबल है बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम जो है ना आज स्टडी करते हैं सबसे पहले सेंस ऑर्गन में ईयर की। ठीक है, ईयर। जो ईयर होता है ना डियर, उसे हम कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। हम इसे कहते हैं स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। एकॉस्टिक इसलिए क्योंकि ये सुनने के काम आता है, जो कि क्लेमन भी जानता है कि कान सुनने के काम आते हैं, पर एक क्लेमन ये नहीं जानता कि कान का काम केवल सुनना नहीं है बल्कि बॉडी बैलेंस भी है। इसीलिए इसको स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कह रहे हैं, क्योंकि ईयर वो बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी के बैलेंस में भी हेल्प कर रहा है, सुनने में भी हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम ईयर को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो है ईयर को बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, दूसरा ईयर को ड्रॉ कर लिया जाए। एक्सटर्नल ईयर से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना। ठीक है, ये हमने जो ड्रॉ किया है दिस इज ईयर पिना, ये ईयर पिना है। ठीक है, और ये जो इसका ऊपर का पार्ट है उसको हम कहते हैं हेलिक्स। ये होता है हेलिक्स। ये जो अंदर की तरफ पार्ट है इसे कहते हैं कॉन्के। कॉन्के, दिस इज द कॉन्के। ठीक है, जहां से अंदर आवाज जाती है। और नीचे का पार्ट होता है लोब्यूल। हेलिक्स, कॉन्के और लोब्यूल, ये पार्ट आपको यहाँ एक्सटर्नल ईयर में दिखाई दे रहे हैं डियर। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं एक्सटर्नल ईयर के। अगर यहाँ हम जाएं तो ईयर में साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करने का काम एक्सटर्नल ईयर पिना करता है, और साउंड वाइब्रेशंस को वो कंसंट्रेट करके टिम्पैनम के पास ले आता है। टिम्पैनम का मतलब ईयर ड्रम। साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करता है और उस साउंड वाइब्रेशन को पहुंचा देता है टिम्पैनम के पास। ये है टिम्पैनम, या इसी को हम कह रहे हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के पास साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट कर दे रहा है, पहुंचा दे रहा है। दिस इज ईयर ड्रम और टिम्पैनम आप कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पर साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करने का काम कर रहा है ये टिम्पैनम मेम्ब्रेनस। ये टिम्पैनम हो गया। इसका मतलब ईयर पिना साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट कर देता है और पहुंचा देता है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये पोर्शन है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इसके अंदर ईयर पिना साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करता है और ईयर ड्रम के पास पहुंचा देता है, और ईयर ड्रम वाइब्रेट करना चालू करते हैं। मीनवाइल जब ये साउंड वाइब्रेशंस को कैच करता है, साउंड वाइब्रेशंस को कंसंट्रेट करता है, तो केवल साउंड वाइब्रेशन को ही कंसंट्रेट थोड़ी करता है। ईयर के अंदर साउंड वाइब्रेशन के साथ साथ फॉरेन पार्टिकल्स वो भी एंटर करते रहेंगे, साथ ही साथ माइक्रोब्स वो भी एंटर करते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल और माइक्रोब्स, उनको प्योरीफाई करने का काम या अपने अंदर एंट्रैप करने का काम ये सीरोमिनस ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो ईयर में होते हैं। ये सीरोमिनस ग्लैंड्स हैं जो ईयर में इस तरह से खुल रहे हैं। ये सीबम का सीक्रेशन करते हैं या ईयर वैक्स का सीक्रेशन करते हैं, ये सीरोमिनस ग्लैंड्स। ये सीरोमिनस ग्लैंड ईयर में होते हैं, सीरोमिनस ग्लैंड्स, और इनका नंबर वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो 4000 होता है हर कान में सीरोमिनस ग्लैंड का।
सिमरेनस ग्लैंड क्या करते हैं, ये सीबम का सीक्रेशन करते हैं. दिस सीबम entraps the foreign particles, fine particles and microbes. Not only this, hairs are also present in ear. Hairs भी present होते हैं. ये hairs जो होते हैं, जो coarse dust granule होते हैं, उनको कैच करने के लिए, entrap करने के लिए होते हैं hairs. जो थोड़े से बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको ये सीबम अपने में एंट्रैप नहीं कर पाता, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ईयर इज ऑल्सो लाइंड बाय हेयर्स, जैसे नोज में भी हेयर्स होते हैं, विच एंट्रैप्स कोर्स डस्ट पार्टिकल्स. ये कोर्स डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करने के लिए डियर होता है. ठीक है, कोर्स डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करता है. इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो ईयर है ना, वो डियर सपोर्टेड होता है कार्टिलेजेस से. यहाँ पर कार्टिलेज, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेजेस हैं जिससे ईयर सपोर्टेड होता है. दिस इज कार्टिलेज. ये कार्टिलेज ईयर को उसका शेप प्रोवाइड करके रखते हैं. आप जानते हो कि इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिना में होता है और वो ईयर पिना को शेप प्रोवाइड करता है जो ईयर पिना का है, वरना वो ड्रूप डाउन कर जाए, बंद हो जाए. अगर वो बंद हो जाते तो हमें कान खोलना पड़ता सुनने के लिए. हालांकि हमारे कान खुले रहते हैं, फिर भी कहावत बनी कि कान खोल के सुन लो मेरी बात. अरे कान तो खुले हुए हैं, ईयर पिना तो खुले हुए हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेज. क्योंकि कार्टिलेज उन्हें सपोर्ट करता है, इसीलिए दिक्कत की बात नहीं, वो खुले रहते हैं. ठीक है, तो ईयर पिना ने साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट कर दिया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में. उससे वो जाके टकराए यहाँ पर ईयर ड्रम से, या जिसे हम कहते हैं टिम्पेनम. ये है टिम्पेनम और ईयर ड्रम, या फिर ईयर ड्रम, इससे जाके टकराती है साउंड वाइब्रेशन. और उसके बाद वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है. आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, वो सर अब आ रही है क्लियर? आ रही है सर. आ रही है सर. मैंने तो इसीलिए ईयरफोन का इस्तेमाल किया बच्चा, ताकि आ ज्यादा रहा है क्लियर सर. आवाज आए. अच्छा, अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा बेटा तो आवाज फिर क्लियर नहीं आएगी. मैं और तेज बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको सुनाई दे. ठीक है, यस सर, अब आ रही है, अब आ रही है. अब आ रही है? चलिए ठीक है, थैंक यू. तो यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि ईयर पिना जो है वो साउंड वाइब्रेशन को कंसंट्रेट करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में. साथ ही साथ जो डस्ट पार्टिकल जाती है, एयर जाती है, फाइन डस्ट पार्टिकल जाते हैं, उनको एंट्रैप करने के लिए सिलुमिनस ग्लैंड होते हैं. अराउंड 4000 ग्लैंड्स होते हैं. इसके अलावा जो थोड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं, कोर्स डस्ट ग्रेन्यूल, उनको रोकने के लिए हेयर्स लाइन करते हैं ईयर को, और वो उसको एंट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. ये साउंड वाइब्रेशन जाके टकराती हैं टिम्पेनम से या ईयर ड्रम से, और ईयर ड्रम उन्हें मिडिल ईयर में पास कर देता है. ईयर ड्रम उन्हें मिडिल ईयर में पास कर देता है. ये मिडिल ईयर है, इसमें पास कर देता है. दिस इज मिडिल ईयर. और मिडिल ईयर के अगर अंदर देखें तो यहाँ पर न डियर, ये 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं. 3 ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट. 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, और ये ईयर ऑसिकल्स होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स. जैसा कि आप जानते हो, इस तरह से ये मैलियस. ठीक है, उसके बाद इससे जुड़ने वाली होती है ये इनकस. दिस इज हैमर शेप्ड मैलियस. और फाइनली इससे जुड़ जाती है स्टेप्स. ये 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं. मैं जरा डिफरेंट कलर का यूज कर लेता हूँ. दिस इज स्टेप्स. ठीक है, और ये इनकस. ठीक है, इनकस, एंड दिस वन इज स्टेप्स. तो ये 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, जिनमें साउंड वाइब्रेशन कंसंट्रेट हो जाती है डियर. ठीक है, साउंड वाइब्रेशन यहाँ पे इस तरह से कंसंट्रेट हो गई. हमने कहा कि ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ये ईयर ऑसिकल्स हैं, ये मैलियस, एम फॉर मैलियस, दिस इज इनकस, एंड दिस वन इज स्टेप्स. हम इन्हें लिख भी लेते हैं अलग से. मैलियस, सर आवाज कट रही है. ये है मैलियस,
सुनते सर, ये जाइए, आ रही है सर। दोबारा रिपीट कर देंगे। इनकस एंड स्टेप्स, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। आ रही है आवाज अब क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये 3 ईरोस्केल है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। साउंड वाइब्रेशन इनमें कंसंट्रेट हो जाती है और फिर ये वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ये मैलियस, इनकस और स्टेप्स अब इस साउंड वाइब्रेशन को ना डियर वो इंटरनल ईयर में पहुंचाते हैं। मैलियस से इनकस, इनकस से स्टेप, साउंड वाइब्रेशन पहुंची, फिर यहाँ पे आती है ये विंडो, इसे कहते हैं ओवल विंडो। ठीक है, दिस इज ओवल विंडो। इसके थ्रू जो साउंड वाइब्रेशन है वो अंदर चली जाती है इंटरनल ईयर में। दिस इज ओवल विंडो, जिसके थ्रू साउंड वाइब्रेशन चली जाती है कहाँ पे? इंटरनल ईयर में। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये जो एक विंडो है इसे कहते हैं ओवल विंडो, या इसी को कहते हैं हम फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो। इसके थ्रू साउंड वाइब्रेशन इंटरनल ईयर में जाएगी और एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशन फेनेस्ट्रा रोटंडस, फेनेस्ट्रा रोटंडस के थ्रू बाहर आ जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशन? ये बाहर आएगी। अगर एक्स्ट्रा है ताकि ईयर में कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उसको बाहर लाने का काम करती है ये राउंड विंडो, फेनेस्ट्रा रोटेंडस। साउंड वाइब्रेशन बाहर आती है और वो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू अब बाहर हमारे फेरिंग से होती हुई बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ये है यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। तो फाइनली साउंड वाइब्रेशन यूस्टेशियन ट्यूब से होती हुई, फेरिंग से होती हुई बाहर निकल जाती है, एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशन, और हमारे ईयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती वो। इसका मतलब यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है वो बैलेंस करता है प्रेशर, बैलेंसेस प्रेशर। ये प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ईयर पे पड़ सकता है। क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनके कान बहते हैं। कान बहने का मतलब उसमें से फ्लूइड लीक होता है। ये फ्लूइड क्यों लीक होता है? क्योंकि कई सारे छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो जो साउंड वाइब्रेशन अंदर जाती है वो वहाँ प्रेशर क्रिएट करती है, एक्स्ट्रा वाइब्रेशन बाहर नहीं आ पाती। वो प्रेशर क्रिएट करती जाती है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। जब एक्सेसिव प्रेशर बढ़ जाता है तो जो फ्लूइड्स होते हैं इंटरनल ईयर में वो लीक करके कान से बाहर आने लगते हैं। इस तरह से उस बच्चे का कान बहता है। खैर, छोटे बच्चों की बात अब ज्यादा न करें तो ही ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों की तो नाक भी बहती है, पर उसका कारण यूस्टेशियन ट्यूब से रिलेटेड नहीं होता, आप जानते हैं। उसका कारण उनकी इम्यूनिटी होती है जो कमजोर होती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कमजोर इम्यूनिटी होती है बेचारों के पास, इसीलिए उनके जो है ना वो नाक भी बहती है। पर कान बहने का कारण आप समझ गए। कान बहने का कारण क्या हुआ? कान बहने का कारण हुआ डियर प्रेशर। ट्यूब सही से खुली ना हो। आप लोग फ्लाइट पे बैठे होंगे, आप में से कुछ लोग नहीं बैठे होंगे। फ्लाइट में बैठिए तो जब आवाज हाँ, आपकी भी कट कर आ रही है मेरे पास, पर मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग फ्लाइट में बैठे होंगे, कुछ लोग प्लेन में, एरोप्लेन में। सर एक बार थोड़ा पिन बता दीजिएगा। मैं बता रहा था, चलिए मैं ईयरफोन निकाल देता हूँ। अब मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज स्टार्टिंग से सही है। हाँ आपकी सर। आवाज क्लियर है। सही आ रहा है सर। यस सर, सर, जिसका वो नेटवर्क नेटवर्क खराब प्रॉब्लम होगा, होगा। नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम जब होगा इसलिए वैसा जब होगा। नेटवर्क खराब होगा तो फिर ऐसे ही कहेंगे बच्चे और डिस्टर्ब करते यस रहेंगे। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है, अभी भी क्लियर आ रही है ना बिना ईयरफोन के? यस सर, स्टार्टिंग Yes, से sir. ईयरफोन लगा यस के। एकदम क्लियर आ रहा है। अब भी क्लियर सर, थी लगाया। सर, स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, तो फिर Yes, मैं sir. दोबारा रिपीट कर Yes, देता हूँ sir. जिन लोगों का खो गया नेटवर्क। तो मैं ये बता रहा था कि Yes, छोटे sir. बच्चों का कान बहता है क्योंकि उनकी यूस्टेशियन ट्यूब थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। उसी तरह से जब फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट टेक ऑफ जब करती है या लैंड करती है तो उस समय यूस्टेशियन ट्यूब थोड़ी सी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। तो कान में प्रेशर महसूस होता है, आदमी को बेचैनी होती है। छोटे बच्चे अगर वो फ्लाइट में बैठते हैं तो उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के समय क्या किया जाता है कि वो दूध की बोतल पीते रहे, सक करते रहे। जब वो दूध की बोतल पीते रहते हैं
तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, प्रेशर महसूस नहीं होता, वरना उन्हें प्रेशर महसूस होगा तो क्या होगा, रोने लगेंगे बेचारे, है ना, परेशान हो जाएंगे। तो ये बात हुई यूस्टेशन ट्यूब की, जिसके बारे में मैंने बताया कि यूस्टेशन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेशर को बैलेंस करती है, ठीक है, प्रेशर को बैलेंस करती है और इसका रहना बहुत जरूरी है, वरना ईयर से फ्लूइड लीक करने लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, मेरी आवाज आ गई, समझ गए सब लोग? यस सर। सर यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, ये तो मिडिल ईयर हुआ, हम चले जाते हैं इंटरनल ईयर में। ठीक है, इंटरनल ईयर में सर ब्लॉक किस वजह से होगा? ब्लॉक मतलब जो हम जब ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है ना, चेंज होता है, मतलब चेंज इन एयर प्रेशर। तो फेरिंग्स एयर प्रेशर से एक तरह से कांटेक्ट में होता है, तो जब एयर प्रेशर में चेंज होता है तो हमें कान में जो है ना थोड़ा प्रेशर महसूस होता है। चाहे वो टेक ऑफ के समय जाए तो एयर प्रेशर कम होने लगेगा, जब लैंड करने लगेगी तो एयर प्रेशर अचानक से बढ़ने लगेगा। तो जो चेंज इन एयर प्रेशर होता है उसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब थोड़ी सी ब्लॉक होती है प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तेजी से, बहुत तेजी से। तो जब हल्की सी ब्लॉक होती है तो हमें भारीपन महसूस होता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कान में बढ़ता है। क्या आप बात को समझे? ये यस सर। प्रेशर महसूस होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज, जो चेंज होता है ना उसकी वजह से, जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से हमें ये प्रेशर महसूस होता है डियर। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल ईयर पे। दिस इज इंटरनल ईयर, उसे बना लेते हैं। ठीक है, सर आप पूरे क्लास को रिकॉर्ड करेंगे? मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया है। रिकॉर्ड होने के बाद डिकोड होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लास खत्म होती है तो थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूंगा क्लास, ताकि ये डिकोड हो जाए। जब डिकोड नहीं होता तो सेव भी नहीं होता, पता नहीं क्यों। अगर ये सेव हो जाता है डिकोड होके पूरा का पूरा बेटा जी, तो उन बच्चों के काम आएगा जो बेचारे आने में असमर्थ हैं, क्लास में आ नहीं पा रहे, बेचारे उठने में असमर्थ हैं, नींद बहुत प्यारी है, या फिर उसके अलावा नहीं काम सर, में। फिजिक्स की क्लास से पूछ लिया। तो फिजिक्स की क्लास में जाओगे तो बायो की क्लास छूटेगी, और बायो में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नंबर ले पाओगे। तुम्हारी संडे को भी क्लास होने लग गई क्या? यस सर, आज पता नहीं क्यों रख दिए सर। आज रख दिए हैं? पता था क्या मेरी क्लास है? तुम लोग बता देते होगे कि हमारी क्लास है ना। कौन सा टॉपिक है? वेव है सर, इसीलिए तो बोल रहा था। वेव कमजोर है क्या तुम्हारा? बहुत भी सर। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। क्लास का कोई भरोसा नहीं है, इसमें मैंने रिकॉर्ड किए, जूम पे रिकॉर्ड हो जाती है, डिकोड हो जाती है, तो ठीक है ना। पर उसका कोई बहुत भरोसा नहीं है मुझे कि हो पाती है कि नहीं रिकॉर्ड पूरी तरह से। तो यहाँ देखिए इंटरनल ईयर हम बना रहे हैं, तो ये इंटरनल ईयर, मैंने प्रयास तो किया है कि रिकॉर्ड हो जाए, पर देखते हैं कि रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं बेटा, ना प्रयास किया है मैंने। तो ये इंटरनल ईयर देखिए, इंटरनल ईयर में अगर हम बात करें तो ये ऊपर का जो एपरेटस मैंने बनाया है रेड और ब्लू कलर से, ये असल में वेस्टिबुलर एपरेटस है। इसे कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। इसमें दो पार्ट होते हैं, यूट्रिकुलस और ये सकुलस। ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। साथ ही साथ यहाँ पे ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ये 2 वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दोनों, और ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। दीज आर 3 सेमी circular canal, and all the 3 semicircular canals are at 90 degree to each other। 90 डिग्री टू ईच अदर, इसका मतलब एक दो जो है ना एक्स वाई एक्सिस में होंगे तो तीसरा जेड में होगा। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में होते हैं
दो वर्टिकल हैं और एक हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल को अगर आप देखिए तो ये यहाँ से ऐसे जा रहे हैं और वापस से खुल जा रहे हैं किस पे, यूट्रिकुलस पे। यूट्रिकुलस पे जुड़ रहे हैं और वापस ही यूट्रिकुलस पे इस तरह से खुल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर वापस से ऐसे करके इसी पे खुल जा रहे हैं। जब दोबारा खुलते हैं तो यहाँ पर ये डायलेटेड पोर्शन बनाते हैं। ये इस तरह से डायलेटेड पोर्शन है। ये जो डायलेटेड पोर्शन यहाँ बना रहे हैं डियर, इस डायलेटेड पोर्शन को हम कहते हैं एम्पुला। इसे हम कहते हैं एम्पुला। ये डायलेटेड पोर्शन है, ठीक है, एम्पुला। तो एम्पुला जो होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है इसी एम्पुला में। इस सेंसरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टा। ये हो गया क्रिस्टा या क्रिस्टे एम्पुलैरिस भी कहते हैं। ये सेंसरी स्ट्रक्चर जो है ना डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डायनेमिक बैलेंस, ये डायनेमिक बैलेंस को करता है। इसका मतलब जब हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो बॉडी को जो बैलेंस करता है ना डियर, वो होता है क्रिस्टा। तो डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही नहीं, यूट्रिकुलस और सर्कुलस दोनों में अगर हम देखें तो यूट्रिकुलस में ये इस तरह से सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ सर्कुलस में भी सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये जो सेंसरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सेंसरी स्ट्रक्चर कहलाता है मैकुला। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, मैकुला। एंड मैकुला इज कंसर्न्ड विद स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस, इसका ये मतलब हुआ कि जब आप स्टैटिक होते हैं तब ये बैलेंस करता है बॉडी को। रोटेशन ऑफ हेड, अगर हेड को रोटेट करा रहे हैं तो आपको पता लग जाता है मैकुला के थ्रू। एसिलरेशन, डी एसिलरेशन, अगर आप कार में आंख बंद करके लेट गए और ड्राइवर ने अचानक से कार की स्पीड बढ़ाई तो क्या आपको पता नहीं लगता? पता लगता है। एसिलरेशन वो कौन बताता है? मैकुला। अगर वो स्लो कर रहा है, डी एसिलरेशन वो भी मैकुला बताता है। या फिर लिफ्ट में जिसमें शीशे नहीं होते, आपको बाहर दिखाई नहीं देता, पर जब लिफ्ट रुकने वाली हो तो आपको पहले से ही पता लग जाता है। पहले से ही पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? क्योंकि मैकुला आपको बता देता है कि अब डी एसिलरेशन हो रहा है। ये जब लिफ्ट चलती है, स्पीड पकड़ती है, तो आपको एसिलरेशन भी पता लग जाता है, भले आप लिफ्ट के अंदर बंद हो तब भी, ठीक है, तब भी ये बात क्या होती है, पता लग जाती है। तो ये जो ऊपर का एपरेटस पूरा आपने देखा, ये जो एपरेटस है, इसी एपरेटस को हम कहते हैं क्या? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस, ठीक है ना बच्चा? क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और ये इस तरह से कवर्ड होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ से। ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो इसे कवर करके रखती है, यहाँ लाके जोड़ देती है। दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, है ना? ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में कवर है वेस्टिबुलर एपरेटस। और नीचे का पार्ट भी, नीचे का पार्ट जो है वो है डियर कॉक्लिया। दिस इज कॉक्लिया। कॉक्लिया इज कंसर्न्ड विद हियरिंग। ये वो पार्ट है जो हियरिंग में मदद करता है, सुनने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं कॉक्लिया। यही हियरिंग का काम करता है। और ये इस तरह से टर्न्स में होता है। ये टर्न इसमें बने हुए आप देख रहे हैं, टर्न्स बने रहते हैं इस तरह से। दिस इज कॉक्लिया। दिस इज कंसर्न्ड विद हियरिंग। अच्छा, इसके ऊपर एक तो कवरिंग हो गई, ये जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसकी कवरिंग हो गई। इतना ही नहीं, इसके ऊपर बोन की भी कवरिंग होती है। यहाँ पर इस तरह से ये बोन की भी कवरिंग होती है इसके ऊपर। ये कवरिंग भी है ऊपर से मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के जस्ट ऊपर। ये जो कवरिंग है पूरी कवरिंग होती है, यहाँ भी होती है, इधर भी होती है। इस कवरिंग को हम कहते हैं बोनी लेब्रिंथ। ये कवरिंग कहलाती है बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ के बीच में फ्लूइड भरा होता है, और जो फ्लूइड यहाँ भरा होता है डियर, उसे कहते हैं पेरिलिम्फ। यहाँ मेम्ब्रेनस और बोनी लेब्रिंथ के बीच में फ्लूइड भरा है, जिसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ। ये चीज इसमें भरी होती है, ठीक है। तो आपके सामने ये ईयर का स्ट्रक्चर डियर बना हुआ है, ठीक है। ये मैं सेव भी कर लेता हूँ मीनवाइल। ये अगर
सेव ना हो पाए तो, है ना, मीटिंग कट जाए तो कोई दिक्कत है इसमें बच्चा? नो सर। सर क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ये डायनेमिक बैलेंस कौन करता है? क्रिस्टा। और स्टैटिक बैलेंस कौन करता है? मैकुला। और हीरिंग का काम कौन करता मैकुला। है? लेब्रेनस लेब्रेनस। इसके बाद हमें मिडिल ओके। ईयर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मिडिल ईयर के बारे में, वो हमें पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मीटिंग खत्म होने से पहले ही हम उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना बच्चा? यस सर। ठीक यस है, सर। तो हम जरा मिडिल ईयर के बारे में और जानकारी यहाँ पर ले लें, फिर हम इंटरनल ईयर के पास चलेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं और यहाँ हम आ जाते हैं मिडिल ईयर के बारे में बात करने। ठीक है, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में इसको याद करने के लिए हमें जानना होगा कि एक मिस थी, उनका नाम था एलएमएस। क्या नाम था? एलएमएस। मिस का नाम क्या था? एलएमएस। और वो मीडियम साइज की थी, तो उनको कहते थे मिडिल मिस एलएमएस। क्या कहते थे? मिडिल मिस एलएमएस। और उनका एक शौक था, उनका शौक था बहुत सारी शादियां करना। तो क्या होंगे उनके पास? बहुत सारे हस्बैंड्स। हस्बैंड्स। कई लोग ये पहले से ही जानते हैं। तो भैया यही है कि मिडिल ईयर के लिए हम बना रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मिडिल मिस, मिडिल मिस। सर हाँ सर, अगर सर ईयर की बोन टूट जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? बोन टूट जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? डैमेज हो सकता है भाई। अगर बोन भी आप तोड़ दो ईयर की, तो क्या होगा कि फिर चोट लगने पर आपका इंटरनल ईयर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इंटरनल ईयर को डैमेज तो करेंगे नहीं। तो मिडिल मिस एलएमएस हैज हस्बैंड्स। और अगर सुनोगे आप कि हस्बैंड्स हैं, आप कहोगे अरे क्यों हैं, अरे क्यों हैं, इतने सारे हस्बैंड क्यों हैं? क्योंकि भैया उनका शादी करने का शौक है, इसीलिए उनके पास इतने सारे हस्बैंड्स हैं। अब ये सारी चीजें किसी न किसी चीज को करस्पॉन्ड करती हैं। आप जानते हो एम इज फॉर मैलियस, ये मैलियस को बताता है, ये बताता है इनकस को, ठीक, मैलियस, और ये बताता है स्टेप्स को। और एलएमएस बता रहा है कि लार्जेस्ट जो होती है वो होती है मैलियस, और स्मॉलेस्ट बोन होती है वो होती है स्टेप्स। क्या होती है? स्टेप्स। देखो बेटा जी, जो स्टेप्स होती है ना, वो स्मॉलेस्ट बोन तो होती है, साथ ही साथ वो बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं स्टेपिजियस मसल। ये स्टेपिजियस मसल मैंने वहां कान में नहीं बनाई, ये स्टेप्स जो बोन है वो जुड़ी होती है स्टेपिजियस मसल से। ठीक है, स्टेपिजियस मसल से, स्टेप्स में कह रहा हूं यहाँ पे है तो स्टेप्स, पर यहाँ पर वो करस्पॉन्ड कर रही है किसके लिए? स्मॉलेस्ट के लिए डियर ना। यहाँ पे बता रही है कि स्मॉलेस्ट है ये। तो स्टेप्स इज स्मॉलेस्ट बोन एंड इट इज अटैच्ड विद मसल व्हिच इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, स्टेपिजियस मसल। इतना ही नहीं बेटा, अगर हम मैलियस की बात करें, ठीक है, तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टेप्स सबसे छोटी मसल से जुड़ी है, स्टेपिजियस मसल, और ये सबसे छोटी बोन भी है। इसके बाद इनके शेप की बात करें तो इसका शेप होता है हैमर। मैलियस का शेप क्या हो गया? हैमर। और इनकस का शेप क्या हो गया? एनविल। और स्टीरअप का शेप क्या हो गया? स्टेप्स का शेप क्या हो गया? स्टीरअप, मतलब हॉर्स शू शेप। एनविल का मतलब जिसपे मोची जूते रख के बनाते हैं उसे एनविल कहते हैं हम, ठीक है। और स्टीरअप का मतलब हॉर्स शू शेप। और हैमर शेप इस तरह से आपकी मैलियस जो है ना, वो ऐसे करके जुड़ती है, हैमर शेप्ड होती है, जैसे हथौड़ा होता है मोरलेस वैसी होती है। और ये तीन क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं किस बोन से डिराइव हुई है। मैलियस डिराइव हुई है एम्ब्रोलॉजिकली आर्टिकुलर बोन से, आर्टिकुलर। इनकस डिराइव हुई है क्वाड्रेट बोन से, क्वाड्रेट। और स्टेप्स डिराइव हुई है हायोमैंडिबुलर बोन, हायोमैंडिबुलर बोन, ठीक है। तो इन तीनों बोन से डिराइव हुई हैं।
तो हमें इससे पूरा याद हो गया कि मिडिल ईयर में किस तरह से बोन्स होती हैं, ठीक है, और किस किस बोन से डिराइव होती हैं। अच्छा, अभी सर हमने HBS क्या मिडिल में एलेमस है हस्बैंड्स था ना, यस सर HBS Hing मिडिल में and- एलेमस है हस्बैंड्स, तब आप कहोगे अरे क्यों है, तो ये H फॉर हिंग जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट। Yes, इसका sir. मतलब मैलियस और इनकस के बीच में हिंग जॉइंट है, और इनकस और और स्टेव्स ball के and बीच socket में joint. जॉइंट है, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट Socket joint. जॉइंट। भूल इसलिए कि एक बच्चा बीच में डाउट उसने फेंक दिया, उछाल दिया मेरी तरफ। तो मिडिल में एलेमस हैज हस्बैंड्स, अरे क्यों हैं, HBS और जॉइंट, मैलियस और इनकस आपस में हिंग जॉइंट से जुड़े हैं डियर, और इनकस और स्टेव्स आपस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो इन बातों को जानने के बाद हमें मिडिल ईयर के बारे में सारी बात पता लग गई, क्या शेप होगा, कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी, ठीक है। और हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि इनकस तो स्टेव्स के साथ जुड़ी है बॉल एंड सॉकेट से, इनकस मैलियस के साथ भी जुड़ी है हिंग जॉइंट से, तो जॉइंट से जुड़ी हुई है। पर मैलियस खुद जो जुड़ी हुई है कान में, वो किससे जुड़ी हुई है, तो उसे भी एक मसल जोड़ती है, उस मसल को कहते हैं टेंसर मसल। कौन सी मसल, टेंसर मसल, वो से जुड़ी हुई है। जैसे ये स्टेपिजियस मसल से जुड़ी हुई है, वैसे ही ये टेंसर मसल से जुड़ी हुई है, कौन, मैलियस। और इनकस तो दोनों तरफ बॉन्ड बना के जुड़ी हुई है, मैलियस के साथ हिंग जॉइंट और स्टेप्स के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। बात को समझ गए बेटा जी? मिडिल ईयर में कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक सर है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हाँ। तो सर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो पूरा घूमने जहाँ पे मतलब पूरा रोटेशन चाहिए वहां पे रहता है, तो यहाँ ईयर के अंदर कहाँ पे चाहिए सर, ईयर यहाँ के भी अंदर कहाँ रोटेशन जरूरत होता है। रहता है? अरे जरूरत इसीलिए रहता है ताकि वो एम्पलीफाई कर सके सिग्नल को। जैसे आपके हाथ हर डायरेक्शन में घूम सकते हैं, वैसे ही इनकस और स्टेप्स के बीच में जो जॉइंट है वो पूरा स्टेप रहता है, गोल गोल गोल, आगे पीछे ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो वाइब्रेट करता है वो कई डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में। अच्छा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो मल्टीपल डायरेक्शन में रोटेट करता है और सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जो साउंड वाइब्रेशन से जितनी सुनाई देती है उतनी थोड़ी ना होती है, उसकी 22 गुना धीमी होती है, और 10 गुना ये ईयर ऑस्कली एम्पलीफाई करते हैं। दे एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशंस बाय 10 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ और 5 मिनट बाद जुड़ते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि मैं इस रिकॉर्डिंग को डिकोड भी कर लूँ और आप इसे सुन पाए दोबारा, ठीक है। यस सर। ओके, 5 मिनट बाद मिलते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद आइज भी हमें जो है कंप्लीट करना है, और एक चैप्टर भी है, तो उसको हम तेजी से पढ़